बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये कवानीन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 1999 के बाद इंट्रोड्यूस करवाए गए, सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों की करप्शन बेनकाब करने के लिए, उनकी जो करप्शन है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, जिसकी बिना पर तमाम तर सियासतदानों का अब यकजा होकर एक ही बयानिया है कि ये काला कानून है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वाकई काला कानून है, इसमें क्या वाकई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, होती रही है। अगर ऐसा है तो फिर खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल गुजारे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी 5 साल गुजारे, तो उस वक़्त इस काले कानून को ख़त्म क्यों ना किया गया? क्या उस वक़्त इस काले कानून से मुस्तफ़ीद होते रहे, इससे फ़ायदा उठाते रहे, और अब उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकौल उनके वाकई इनकी गर्दनों पर हाथ डाला और इस नैब के कवानीन के ज़रिए बेतहाशा मुल्ज़िमान के ऊपर FIRs हुई, गिरफ़्तारियाँ हुई, रिकवरियाँ हुई, और जब टॉप लीडरशिप तक गिरेबान तक हाथ पहुँचे तो उस वक़्त इनको याद आया कि ये वाकई काला कानून था, और उस वक़्त अपने दौरे इक़्तिदार में इस कानून को ख़त्म न करना हमारी एक बहुत बड़ी नाकामी और नाअहली है, और अब सब यकजा हो चुके हैं इस कानून को ख़त्म करने के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल चोर 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 का नारा लगाया, और इस नैब ही के कानून के ज़रिए अपोजिशन जमातों की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बकौल जैसे बाकी जमातें कह रही हैं वो किया गया, और उसके बाद नाअहलियाँ भी हुई और मुल्क बदर भी किया गया, और सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन अब 3 साल गुजरने के बाद जैसे जैसे आइंदा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी याद आया है, ये समझ आई है कि नहीं, अब इन कवानीन में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, इनमें कुछ तरामीम होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम लाई जा रही हैं। क्या वाकई आने वाला टाइम, इस वाले इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे, क्या वाकई आने वाला टाइम जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि आने वाले जो दो साल हैं अपोजिशन के लिए भी और हुकूमत के लिए ये कैंपेन का टाइम है। तो क्या ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ सीन नज़र आ रहा है कि यही नैब जो है ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गले का फंदा बन जाए, जिसकी वजह से ये तरामीम लाई जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ पिलाया जा रहा है? तो इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मिसेस सरकार अब्बास, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि बिलाल असफर अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अच्छा मैडम, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा इस हवाले से कि नैब के कवानीन के हवाले से एक तरफ तो कहा जाता है तरामीम फौरी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ नल एंड वाइट का नारा लगाते लगाते तरामीम की मुखालफत भी डट कर की जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद शाह, सबसे पहले तो बात ये करूँगी अभी अपना बैकग्राउंड में कि ये लेजिस्लेशन जब हुई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के जहन में क्या था और क्या नहीं था। लेकिन इस कवानीन को जो है ना, इतना अरसा हमारी असम्बलियाँ जो है वो रहीं, और उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी भी रही, सबसे बड़ी जमात है नून लीग भी रही, लेकिन उन्होंने इस नैब कवानीन को ख़त्म नहीं किया। जब हम एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा अपना इंटरेस्ट होता है तो हम कहते हैं सब ठीक है, जब हमारा इंटरेस्ट इसके अगेंस्ट होता है तो हम कहते हैं गलत है। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो इस पे रिक्वायर्ड है, मतलब वक्त के साथ साथ कवानीन जो है बदलते रहते हैं। प्रिवेलिंग सिचुएशन में जब उन कवानीन को हम फील्ड में लाते हैं तो हम फील करते हैं कि इसमें कुछ तब्दीलियां जो है वो रिक्वायर्ड हैं, जो उस तरह जो एंड ऑफ जस्टिस को मीट नहीं कर सकती। जहाँ तक बात है कि नैब कवानीन के हवाले से इसमें डिफरेंट राय हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नो वन इज अबव द लॉ। हमारे जो जितने भी हमारे हाई अप्स हैं और या जो इक़्तिदार में आते हैं, उनका भी एहतसाब जो है डेफिनेटली होना चाहिए अगर वो कोई गलत काम करते हैं। और बेसिक थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जब इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है और अगर हम इसको फेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है और फॉर विक्टिमाइजेशन जो है इन कवानीन को इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर वो गलत है। कवानीन में अगर उनको फेयर तरीके से चलें तो मेरा नहीं ख्याल के कवानीन में कोई खराबी है। हाँ, अमेंडमेंट्स जो इसमें आई हैं
अगर तो ये किसी एक शख्स के टेन्योर को प्रोलॉन्ग करने के लिए है तो इट इज रॉन्ग। मैं समझती हूँ कि कोई भी शख्स इंडिस्पेंसेबल नहीं है। कोई भी शख्स हो, अगर वो चेयरमैन है या कोई भी है, किसी भी ओहदे पे है, मैं तो सबसे पहले इस चीज की सख्ती से अगेंस्ट हूँ कि आप एक्सटेंशन जो है लोगों को क्यों देते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग बिल्कुल खत्म हो गए हैं जो कोई और उनको रिप्लेस नहीं कर सके? मतलब आप चले जाएं तो अल्लाह ताला माफ करे, कब्रिस्तानों में जाएं तो ये वो लोग थे जो कहते थे हमारे बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती, लेकिन दुनिया चलती रहती है। हमारे पास अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज दें। अगर कोई किसी को ट्रस्ट नहीं है तो उनको तब्दील करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सिर्फ स्पेसिफिकली फर्द वाहिद के लिए कोई अमेंडमेंट्स लाना, मैं समझती हूँ कि ये जो है ये गलत है। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस को टोटली जो है वो, नैब के कवानीन को टोटली ये कह देना कि जी ये कवानीन नहीं होने चाहिए, लेकिन इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। इनको अगर फेयर तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें, और हमारे जितने आप कह लें कि वुज़रा हैं या हमारे जो जजेस हैं या हमारे जो है आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स हैं, जिनको हमेशा ये रहा है कि जी हमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। एक तो बदकिस्मती से हमारे कवानीन जो हैं वो गरीब लोगों के लिए हैं। आम बंदा जो जो हम इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, आम बंदा जो है वो उसकी जद में आता है, वो मामूली सी कोई गलती करता है तो उसके लिए जो है हमारी जो है कवानीन बड़े सख्त हैं, हमारी जुडिशरी बहुत सख्त है, उनको जेल भेजने में देर नहीं की जाती है। लेकिन कोई बाअसर शख्स है तो उसको हाथ डालते हुए वो 1000 टाइम, मोर देन 1000 टाइम जो है वो सोचा जाता है कि ऐसे शख्स को हाथ ना डाले, क्योंकि उन्होंने, उनकी मैनेजमेंट बड़ी परफेक्ट होती है, उनके पास इतने लिंक्स होते हैं कि उन्होंने हर लेवल पे अपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया होता है। उनको जो है उसमें से निकाल के उनको कानून के दायरे में लाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। तो जहां तक ये है, मैं समझती हूँ कि अगर नैब कवानीन जो है वो मोर इफेक्टिव होने चाहिए। इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उनपे किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। इवन द रूलिंग पार्टी जो है, गवर्नमेंट पार्टी जो है, उनका कोई इंटरफेरेंस इनमें नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन के किसी लोगों ने किया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, दैट शुड बी फेयर। और अगर इवन इन गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट में अगर मौजूद हैं लोग और उनके जो है कोई इस तरह की उन्होंने गलत काम किए हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनको भी फौरी तौर पे कानून के दायरे में लाना चाहिए। इंसाफ बराबर होना चाहिए, चाहे वो ठीक हो। आपका सगा भाई भी हो, तो उसको, उसके खिलाफ भी इंसाफ जो है आप सही तरीके से करें। तो अल्लाह करे कि ऐसी सिचुएशन आए और हमारे मुल्क में इंसाफ होने लगे। अभी तक जो है सच्ची बात है कि इंसाफ के दायरे में बहुत कम लोग आते हैं, और वो लोग आते हैं जो एक हाई अप्स नहीं होते हैं। जो आम बंदा है वो अगर छोटी सी चोरी भी करता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखनी है। अमेंडमेंट्स जो है वो वक्त का तकाजा है, अमेंडमेंट्स आती हैं, लेकिन नॉट थ्रू ऑर्डिनेंसेस। ये आप ज़हन में रखिए कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं थ्रू ऑर्डिनेंसेस नहीं। हमारी असेंबलीज जो है इंफीरियर है, आप बुलाएं, ऐवान को बुलाएं, उससे जो है एक्ट्स जो है वो पास करवाएं, उसमें अमेंडमेंट्स करें, उसको उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके पास उन कवानीन को भेजें ताकि वो अपना इनपुट दें इन कवानीन में, और एक ठीक फेयर जो हो। है। मैं वापस आता हूँ, वापस आके ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आके बात करते हैं बिलाल साहब से भी इस हवाले से कि नैब के कवानीन होने चाहिए। मोहतरमा सरकार अब्बास ने फरमाया कि कवानीन होने चाहिए, लेकिन अमेंडमेंट्स उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इदारे आज़ाद होने चाहिए, हुकूमती इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। इस हवाले से वापस आके ब्रेक से बात करते हैं। बिलाल असफर अब्बासी हमारे साथ हैं, वापस आते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नैब के कवानीन के हवाले से कि नल एंड वाइड इनको डिक्लेयर किया जाना चाहिए या इसकी तरमीम को एक्सेप्ट करना चाहिए। वक्त के साथ साथ तरमीम ज़रूर आनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, लेकिन इदारे आज़ाद होने चाहिए, हुकूमती इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए। मैडम सरकार अब्बास ने इसी हवाले से बात की है। बिलाल असफर अब्बासी साहब, आप हमें बताइएगा, आप रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, आप समझते हैं कि नैब के कवानीन जिस तरह चल रहे हैं, अगर इसमें थोड़ी बेहतरी की जाए तो इसको चलने देना चाहिए, या बाकी दीगर अपोजिशन का जिस तरह से
बयानिया है कि इसको सिरे से ख़त्म हो जाना चाहिए, बाकी दीगर इदारे मौजूद हैं वो काम करें। शुक्रिया आगा साहब आपका। जहां तक मैं सुन पाया हूँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मैं मोहतरमा हमारी बहन क्या नाम है सरकार अब्बास साहिबा की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए आगा साहब, बात यह है कि आप कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। मैं नॉट बीइंग द लॉ एक्सपर्ट, मैं तो एक पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ, और वो ये है कि नवाज शरीफ के दूसरे टेन्योर से, बल्कि यूं समझ लीजिए कि अर्ली 90s से ये जो एहतसाब के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग चल रही है। अभी आप ये बताएं कि आप किसकी आंखों में जो है वो धूल झोंकना चाहते हैं। मैं यहाँ रेफर करना चाहूंगा, मुझे याद पड़ता है जो द लिविंग हिस्ट्री हिलरी क्लिंटन का जो ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो उसमें रोज लॉ फर्म को लेकर, जब ये हिलरी की लॉ फर्म थी और क्लिंटन ने एज अ प्रेसिडेंट उनको कुछ फंड्स जो है वो जारी कर दिए, और यकीन कीजिए कि अमेरिका जैसी बड़ी रियासत, जो एक ओशन ऑफ फंड्स में से एक कतरा था वो फंड जो रोज लॉ फर्म को जारी हुआ, लेकिन यकीन कीजिए कि प्रेसिडेंसी में, कांग्रेस में, व्हाइट हाउस में जैसे एक भूचाल सा खड़ा हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आप अर्ली 90s से लेकर आज तक कौमी एहतसाब कमीशन, कभी एहतसाब ब्यूरो, कभी कौन कौन से आप ड्रामे कर रहे हैं। प्ली बारगेन जैसा हाथी के मुंह में जीरे बराबर प्ली बारगेन से रिकवरियां, और वो भी प्ली बारगेन के ऊपर भी अगर बात की जाए तो वो भी एक समझ लीजिए कि मुआशरे के इखलाकियात के ऊपर एक चपेड़ है, एक तमाचा है प्ली बारगेन का कॉन्सेप्ट। लेकिन खैर हम उसमें नहीं जा, हाथी के मुंह में जीरे बराबर रिकवरीज करके आप अगर अपने वजूद को जस्टिफाई करना चाहें, किसी इदारे के वजूद को जो कौम के टैक्स के पैसों से प्रोसिक्यूटर भी हायर करे और चेयरमैन भी हायर करे, मैं ये ऑनर अभी बात करना नहीं चाह रहा, और फिर पैनल में भी हमारे पास एक खातून मौजूद हैं, वरना आपको पता है कि जो प्रीवियस चेयरमैन थे अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, उनके हवाले से क्या क्या चीजें जो है वो ऑन। देखिए वो एक पर्सनल इश्यूज हैं, मुझे ये बताइएगा, नहीं वो एक पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, वो सामने आई हैं, वो जजेस की भी सामने आई हैं, बाकियों की भी। बिलाल साहब मुझे ये बताइएगा, प्ली बार्गेन की आप बात कर रहे हैं, प्ली बार्गेन के जरिए बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनमें बिजनेसमैन भी हैं। उसके बाद प्ली बार्गेन के जरिए ख़जाने को फ़ायदा पहुँचाया गया। आप कैसे कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? प्ली बार्गेन जो एक तमाचा, एक थप्पड़ है। हाँ, ये एक सेपरेट चैप्टर है, मैं इस पे अभी बिल्कुल बात करूंगा। जो मैंने बात की कि प्ली बार्गेन को मैं जाती तौर पे प्ली बार्गेन के कॉन्सेप्ट को मुआशरे के और रियासत के इखलाकियात के ऊपर एक तमाचा समझता हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं इसमें आगे साहब बाद में आऊंगा, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स आप देखिए कौमी एहतसाब के हवाले से, तो आप सैफुर रहमान को देखिए, आपने दूध की रखवाली उस बिल्ले को बिठाया, आपने खजाने के ऊपर उस अजदहे और सांप को बिठाया, जिसको आज भी पूरी दुनिया एक करप्ट पॉलिटिशियन के तौर पे जानती है। अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर वो हजम करके चला गया, वो और उसके पीछे मौजूद माफिया। आपने आज की तारीख तक, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कौमी एहतसाब ब्यूरो से, आपके प्लेटफॉर्म से, कि कौमी एहतसाब ब्यूरो और उसको बनाने वाले और उसके लॉ को डिफेंड करने वाले और उसमें अमेंडमेंट लाकर कौम का वक्त और पैसा जाय करने वाले और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली पूरी की पूरी लेजिस्लेचर को मैं ये सवाल करना चाहता हूं, और पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि मुझे ये बता दीजिए कि तारीख अव्वल से लेके आज तक एहतसाब कमीशन हो या एहतसाब ब्यूरो, कितना फायदा इसने पहुंचाया है, इसकी एक बैलेंस शीट कौम के सामने रख दीजिए। कितने फंड्स इसके नाम पे जारी हुए, इसकी तनख्वाहों और इसकी तहकीकात के नाम पे, और कितना ये फंड जो है वो वापस पब्लिक एक्सचेकर को इसने कितना फायदा दिया, इसका एक एनालिसिस कौम के सामने रख दीजिए, बात समझ के आ जाएगी। बात ये आगा साहब कि ये एहतसाब के नाम के ऊपर ड्रामा है। मैं पहले भी कई शोज में अर्ज कर चुका हूँ, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जवाब दीजिएगा बिलाल साहब। देखिए बिलाल साहब मेरी बात सुनिएगा, मुझे ये बताइएगा, अगर इदारे सही काम नहीं कर रहे,
अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से है तो उसको बेहतरी करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फिर पंजाब पुलिस को भी आप देख सकते हैं, फिर जुडिशरी के हवाले से भी बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो फिर क्या इदारे ख़त्म कर देने चाहिए, उनको बेहतरी नहीं करनी चाहिए? यही अमेंडमेंट्स तो लाई जा रही हैं। बात तो बुनियादी लेजिटिमेसी की है ना जी, मैं तो बात ही और कर रहा हूँ। मैं तो उसकी बुनियादी और फंडामेंटल लेजिटिमेसी की बात कर रहा हूँ। हाउ इट इज नॉट लेजिटिमेट? मैं सुन नहीं पाया जी। हाउ इट इज नॉट लेजिटिमेट? कौन सी ऐसी बुनियादी खामी है इसके अंदर जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पे कानून है ही नल एंड वाइट होना चाहिए और है ही नहीं, बनता ही नहीं है? ये कौन सी ऐसी वजूहत है? बिल्कुल सुनिए, ये फंडामेंटली लेजिटिमेट नहीं है। मैंने जो सवाल उठाया है वो लॉज की अमेंडमेंट पे नहीं उठाया, क्योंकि वो मेरा चैप्टर नहीं है, वो लॉ एक्सपर्ट्स का चैप्टर है। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूं, और पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि ये इदारा फंडामेंटली लेजिटिमेट नहीं है। मैंने इसकी फंडामेंटल्स के लेजिटिमेसी पे सवाल उठाया है कि ये इदारा जिस नाम से बनाया गया है वो मकासद हासिल करना इसके हकीकी मकासद में शामिल ही नहीं है। अगर है तो मुझे कोई झूठा साबित कर दे और मुझे बता दे कि अकाउंटेबिलिटी के तहत पब्लिक एक्सचेकर को कितने डॉलर, कितने अरब, कितने लाखों करोड़ों का फायदा हुआ है आज तक। मुझे बता दीजिए ऑन स्क्रीन, मैं अपने वर्ड्स वापस लेने के लिए तैयार हूं। बिलाल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं वापस मैडम सरकार अब्बास से जानना चाहूँगा, बताइएगा कि ये बुनियादी तौर पर बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है ये इदारा। बिलाल साहब का ये कहना है कि ये बुनियादी तौर पे इसकी जो वजह थी बनाने की, वो अब तक उस तरीके से पूरे टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। बैलेंस शीट उठा के देखें, रिकवरियाँ नहीं हुई, जबकि तनख्वाहें ज़्यादा दी जा चुकी हैं। तो क्या ऐसी सूरत में इदारों को ख़त्म कर देना चाहिए या बेहतरी करनी चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये कोई आंसर नहीं है कि आप किसी इदारों को ख़त्म कर दें। इस तरह तो अगर हम इदारों में रिफॉर्म्स लाने की बजाय उनको ख़त्म करना शुरू कर दें तो फिर ये एक सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाता है। अब एक इदारा जो है वजूद में आया है और इसको जो है काम करने दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए और इसमें फिर अगर वो तरीके से इन्वेस्टिगेशंस अपने करें। एक डर खौफ जो है ना, एक इंसान की नेचर है साजिशा, वो ये है कि अब अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो आप ज्यादा आजाद हो जाएंगे। ये एक फितरत है इंसान की। अगर हमें खौफ ना हो कि अल्लाह ताला हमें सजा देगा हमारे गुनाहों की, तो शायद हम ज्यादा जो है बुराई की तरफ चले जाएं। तो इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है कि आप इसको खत्म करें। मैं समझती हूँ कि एक खौफ या एक डर एक रहना चाहिए हर इदारे पे, हर जगह पे, ताकि वो उन्हें ये एहसास रहे कि किसी वक्त भी हमारे मामला जो है चेक हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये लाजमी है कि वो अभी पहले भी मैंने यही कहा है कि वो फेयर तरीके से काम करें, वहाँ फेयर लोग हों और किसी इन्फ्लुएंस में आए बगैर काम करें। तो तब ये बात है कि ये इदारे जो है वो फेयर तरीके से चल सके। इस तरह तो हम पुलिस और जितने हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको, हमारा FIA है, दूसरे इदारे हैं, उसमें भी आप समझते हैं कि मेल ट्रीटमेंट और इसमें करप्शन और इस तरह के एलिमेंट्स आर देयर। तो हम इनको इस तरह नहीं टोटली डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये इदारों को ही खत्म किया जाए। मैं समझती हूँ कि इसमें बेहतरी लाई जाए। अगर अब फेयर तरीके से काम करें तो ये इदारे चलते रहने चाहिए। अब इनकी तनख्वाहें इतनी हैं तो उसमें दैट कैन बी कर्टेल्ड, मतलब उसमें आप समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा जो है तैनाती ना करें, कम से कम लोगों के साथ जो है इदारों को चलाएं ताकि हमारे खजाने पर भी इतना बोझ ना हो। और फिर जो अभी बात चल रही थी प्री बार्गेन वाली, वो भी मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर आप अपने, ठीक है आपकी रिकवरीज हो रही हैं, आप उस बंदे को छोड़ क्यों रहे हैं? अगर इफ इट इज प्रूव्ड और एक शख्स जो है वो एक एडमिट करके और अपना जो है कोई पैसा जमा कराता है तो मैं समझती हूँ उसकी कन्फेशन आ जाती है। तो इनकी ये सब कन्फेशन, अब एक आम हमारी अदालतों में देखिए जब कन्फेशन होती है तो उसके बाद ये तो नहीं है कि उनको बरी कर दिया जाता है। इवन कन्फेशन में आप नारकोटिक्स ले लें, दूसरी चीजें ले लें, जब कन्फेशन होती है तो थोड़ा सा लीनियंट व्यू जरूर लिया जाता है,
लेकिन उनको पनिशमेंट जरूर होती है। तो उनको टोटली फ्री हैंड देना कि ठीक है आपने पैसे जमा करा दिए, आप चले जाएं, तो ये गलत बात है। और उनको हमारे कानून के मुताबिक जो है उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। अल्दो के वो अगर थोड़ी सी लीनियंट व्यू आप ले सकते हैं कि जी चलो इसने रिकवरी कर दी, दे दी है, लेकिन दैट ये मैं नहीं समझती हूँ कि आप उसके बाद उनको फ्री हैंड दे दें कि वो जो है बिल्कुल बरी हो गए, बरी जिम्मा हो गए। दुरुस्त हो गया, ठीक है मैडम। अभी 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 इस हवाले से एक चीज़ और है कि मज़ीद कैसे इसको इन्फ्लुएंस हटाया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। अब तक 3 साल नैब को इस्तेमाल किया गया अपोजिशन के ख़िलाफ़, ख़ुद गवर्नमेंट में बैठे लोगों के ख़िलाफ़ नैब को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, सज़ाएँ नहीं हुई। इस हवाले से वापस आके ब्रेक पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी प्ली बार्गेन के हवाले से। मैडम आप अपनी बात बता रही थी इस हवाले से, प्ली बार्गेन के हवाले से अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट आ जाती है तो लीगली ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो 90 डेज़ का रिमांड है तो आप नहीं समझती इट्स टू मच कि एक शख्स को आप 90 डेज़ के लिए अपनी कस्टडी भी लेके ज़बरदस्ती भी मनवा सकते हैं। इस तरीके से सियासतदानों को ख़ास तौर पे ज़ाहिर है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो ये कुछ टाइम ज़्यादा नहीं है। और ये अमेंडमेंट आई है कि इसको 14 डेज़ पे वापस लिया जाए, तो क्या ये मुनासिब है कि इसको वापस 14 डेज़ पे लाया जाएगा, होना चाहिए? सर्टेनली मैं समझती हूँ कि ये टाइम ज़्यादा है और इस टाइम में जो है अब प्रेशर्स और इन्फ्लुएंसेस वो हमेशा वो बीच में हैं। लेकिन क्योंकि ये इस किस्म के लोगों के लिए है जिनकी बहुत आप कह लें कॉन्टेक्ट्स हर लेवल पे हैं और उन तक पहुंचना, उन चीज़ों को डिग आउट करना, उनको इस तरह कवर किया होता है, उसमें दे मे टेक लॉन्गर टाइम। लेकिन बात ये है कि 90 डेज एक्सेसिव टाइम है और इसमें आप अंडर प्रेशर लाके भी लोगों को ज़हनी तौर पे इतना प्रेशराइज कर दें ताकि वो आके अपना जो है इवन जो है कन्फेशंस बिफोर द पुलिस जो होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन नैब के इदारों में जो है आप 90 डेज तक आप उनको ना रखें। इसको हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज हमारे लेजिस्लेशन क्या कर रहे हैं, उनको वो ऐवान में बैठे हैं, उन्होंने इन्हीं कवानीन को देखना है ना। हम तो बेसिकली वी आर लॉयर्स और जो है हम तो फील्ड वर्कर्स हैं, हम तो इम्प्लीमेंट करते हैं जो कानून होता है, हम उसको पढ़ते हैं, हम जज को कन्विंस करते हैं कि कानून ये कह रहा है, उसे आप आगे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। उसमें अथॉरिटीज, इसमें जजमेंट सब अपना कोट करते हैं कि हमारी इनपुट हमारी जुडिशरी की तरफ से क्या है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो अपना रोल उस तरह प्ले नहीं करती हैं। वो तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से ये लोग बाज नहीं आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम तो यकीन करें कि वी आर फेड अप विद इट, मेरी भी किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, हर एक किसी न किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन एक डिसेंसी का जो लेवल है वो खत्म होता जा रहा है। और इसमें आप देखते हैं कि आप एक पर कीचड़ उछाल रहे हैं, दूसरे जो बेसिक चीज है उसको आप नहीं देख रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी है। पहले तो आप अपनी ड्यूटी करें ना, फिर दूसरे की तरफ उंगली रेज करें। आप पहले अपना काम पूरा करें, फिर आप दूसरों को के मुतालिक अगर कोई बात करते हैं तो तभी होगा। लेकिन यह है कि अपने आप को दुरुस्त करें और लेजिस्लेशन में बैठ के लेजिस्लेटर्स जो हमारे हैं, हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएनएज हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, ये वहां पे बैठे हैं ना, तो किस लिए बैठे हैं? वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद है। हम एक दूसरे से यकीनन हम सब की एक दूसरी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन हमें डिसेंसी के साथ बात करनी चाहिए। हमें बिला वजह का डिफेंड अपनी पार्टीज को नहीं करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री करती हूँ। मैं अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू रखती हूँ और मैं इस हवाले से जो है ना, बीइंग अ लॉयर, हमेशा मेरी एफिलिएशन है। मैं एक मिनट मैं मेरा ये सवाल बिलाल साहब से था, आपसे चूंकि राब्ता मुनक़ता हो गया था, बीच में कट हो गया था, तो मैं बिलाल साहब से सवाल कर रहा था। जी बिलाल साहब, जी प्लीज। जी आगा साहब मैं बात करूं? जी जी प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले जो प्ली बार्गेन के ऊपर आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं ये उस पे एक सिंगल कमेंट कर दूं। मैं बाज़ औक़ात ये हैरान भी होता हूं कि जब हमारी लीगल फ्रेटर्निटी इसको लेजिटिमेट करार दे रही होती है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पे एक इदारा जिसने जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया हो और उससे कभी कुछ फवायद ना हुए। मैं 2-3 सवाल आगा साहब आपकी विसातत से मैं अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को मैं करना चाह रहा हूँ।
और मैं चाहता हूं कि अगले प्रोग्राम में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के स्पोक्स पर्सन मेरे सामने आए, बात करें और ये बैलेंस शीट मेरे सामने रखें और मुझे गलत साबित करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूं उनसे कि आज तक कितने फंड्स एलोकेट हुए अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, नंबर 1। कितने सैलरीज की मद में, इन्वेस्टिगेशन की मद में कितने फंड्स एलोकेट हुए, पहला सवाल। उसके अगेंस्ट कितना पैसा रिकवर हुआ, पब्लिक एक्सचेकर को आपने कितना फायदा दिया एज एन इंस्टीट्यूशन, इफ यू क्लेम टू बी एन इंस्टीट्यूशन, नंबर 2। नंबर 3, अब आ जाइए प्ली बार्गेन के ऊपर। प्ली बार्गेन को मैं कैसे जस्टिफाई करूं, बी इट मैं अपनी बात करूं। चलिए, मैं एक फर्ज अल्लाह ना बिलाल साहब से फिर एक दफ़ा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बिलाल साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, जी बताइए, जी बताइए। तो जो मोहतरमा बता रही थी कि जी लोगों को जो है वो प्ली बार्गेन से अगर कुछ पैसा वो लौटा देते हैं तो उसके बाद सजाएं भी होती हैं। जरा इसकी भी एक लिस्ट मुझे दे दीजिए, सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अलग करके। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को अलग करके मैं दोबारा कह रहा हूं, आप ऐसे लोगों की भी जरा मुझे लिस्ट दे दीजिए जो प्ली बार्गेन के बाद सुल्तानी। बिलाल साहब, मुझे मैं भी आपसे मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। खानानी और कालिया का स्कैंडल, खानानी और कालिया का स्कैंडल कितना बड़ा स्कैंडल था, मुझे बताइए कि वो जब सुल्तानी गवाह बन गए, प्ली बार्गेन हो गया, कहां गया वो स्कैंडल और कहां गई उनकी सजाएं? भाई ये जो है ना, ये इसीलिए जब ये सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये इदारा फंडामेंटली लेजिटिमेट नहीं है, इस इदारे को ही ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए। ये बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत एक आम रिकॉर्ड का हिस्सा है ये चीज़ें, बहुत खुली सी बात है ये कि करप्शन हो रही है, इससे कोई शख्स इनकार नहीं करेगा। तो फिर मुझे ये बताएं कि इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ कौन सा इदारा, कौन सा कानून है जो इनकी करप्शन को रोक सकता है किसी भी तरीके से? कैसे रोका जाएगा? आपके सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब दिया था जब पनामा पेपर्स के ऊपर सिराजुल हक पिटीशन लेकर गए, तो आपके चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं 62, 63 को नाफिज कर दूंगा तो यहां पार्लियामेंट में सिर्फ सिराजुल हक बचेगा, बाकी तो पार्लियामेंट फारिग हो जाएगी। सवाल ये है कि बीइंग पॉलिटिकल ऑफिस बीरर ऑफ जमात इस्लामी, मैं ये समझता हूं, आपने अभी बात की कि बेजा सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन बजा सपोर्ट तो करनी चाहिए, बजा बात तो करनी चाहिए। वो ये कि हमारे सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस रह चुके, हमारे हजारों जो है वो बल्दिया के नुमाइंदे रह चुके आज तक, आज भी सर्व कर रहे हैं। भले कम पार्लियामेंट के अंदर कम वजूद है, लेकिन हमारा आज भी वजूद है, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में है, हमारी सूबाई असेंबलियों में हमारा वजूद मौजूद है। हमारे लोग जो है वो बल्दिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर हमारे लोगों की जो एक सियासी हुजम है वो बढ़ता जा रहा है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज चार्ज्ड। प्रूवन तो बात की बात है, सजाएं तो, एग्जीक्यूशन तो बात की बात है, कोई चार्ज भी नहीं है, कोई इल्जाम तक नहीं है हमारे लोगों के ऊपर। तो बिलाल साहब, आपकी पार्टी यकीनन बहुत नेक और अच्छे लोगों से भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी। मैं ये कहता हूँ कि क्या बुराई अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते तो बुराई की डेफिनेशन को ख़त्म कर दें, वो तो अपनी जगह स्टैंड करती है। आप ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिराजुल हक साहब के अलावा कोई सच्चा और ईमानदार इस पाकिस्तान में है ही नहीं है, तो फिर आप ये समझती हैं कि तमाम इदारे ख़त्म कर दिए जाएँ, क्योंकि अगर इदारों ने काम किया तो सबको जेल जाना पड़ेगा, सिस्टम कौन चलाएगा? मीनिंग देर पाए कि सब इदारे ख़त्म हो जाएँ, फिर अदालतें ख़त्म हो जाएँ, पुलिस ख़त्म हो जाए। यूँ लेता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि जिस दिन हमारी स्टेट का, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं गवर्नमेंट नहीं, स्टेट, जिस दिन हमारी स्टेट का किबला इस हवाले से दुरुस्त हो जाएगा कि हमें करप्शन को एज अ टूल इस्तेमाल नहीं करना किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के हक में या किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा के हक में, बल्कि हमें करप्शन को खत्म करना है। खत्म तो करप्शन दुनिया से हो नहीं सकती, ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। रिड्यूस किया जा सकता है, बड़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है उसे। जिस दिन स्टेट ने ये तय कर लिया, तो जमात इस्लामी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उस दिन
टैक्स नेट बढ़ेगा, एफबीआर अपना काम करेगा, और जो लॉ इन्फोर्समेंट की पहले से मौजूद एजेंसीज हैं, लॉज हैं, बाय लॉज हैं, सब चीजें, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, जब ये सब लोग अपनी जगह काम करेंगे तो किसी ब्यूरो की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। आप किसी मोजज़े के इंतज़ार में हैं। वे फॉरवर्ड जो आपने बताया कि मोजज़ा होगा और हमारे अंदर, हमारे खून में से करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस मोजज़े का, उस नजात दहिंदा का यकीनन हमें इंतज़ार करना है। वे फॉरवर्ड कोई नहीं आ सका। स्टेट हैज़ टू डिसाइड हाउ स्टेट कैन डिसाइड। नो वन अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पर्सन इज़ रेडी टू कोऑपरेट, then how it is technically or practically possible? नहीं, आप हर चीज को ना करंट अमेंडमेंट्स के तनाजुर में देखना चाह रहे हैं। अब ये देखें, अभी तरामीम की बात होती है, तरामीम के हवाले से अपोजिशन को एतराज़ है। नल एंड वाइट की बात होती है तो वो अपने दौर में उन्होंने किया नहीं, आप ही करेंगे। जब वो नल एंड वाइट क्रिएट करेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त जब अपोजिशन में होगी तो फिर ये हर्डल्स क्रिएट करेंगे। तो स्टेट कैसे डिसाइड करेगी सारी चीज़ें? जब आप वे फॉरवर्ड को करंट अमेंडमेंट्स और उसके बाद पैदा होने वाले एक डेडलॉक के तनाजुर में देखेंगे तो फिर हमें रास्ता सुझाई नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए करंट अमेंडमेंट्स को ट्रक की बत्ती समझ के साइड में कर दें, उसके पीछे ना लगे, तो वे फॉरवर्ड आपको समझ में आ जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है। आखिरी 5 मिनट हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी 5 मिनट हैं। मोहतरमा, आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप क्या समझती हैं कि आने वाले टाइम में ये जो अमेंडमेंट्स आने जा रही हैं, अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी, या खुदा न खास्ता तो नहीं कहेंगे, या आप समझती हैं कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलने जा रहा है जिससे डर और खौफ की वजह से कुछ हालात पैदा किए जा रहे हैं? कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है? लेकिन जवाब आपसे लूँगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इस हवाले से कि क्या आने वाला टाइम जो अगले 2 साल हैं, कैंपेन का टाइम है, 5 साल जो इलेक्शन दौर ये वाला ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट टेन्योर के अंदर नून लीग को ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल मिल चुका है जिससे ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टाइम में इतना डिलीवर कर दिया है कि उनके लिए अगला इलेक्शन कोई ख़ास मुश्किल नहीं है? मोहतरमा, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह का इल्म नजूम नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह की, देखिए नून लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है और ये पाकिस्तान की बड़ी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें चेंज और आता रहता है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, मैं खुद वोटर रही हूँ तहरीक इंसाफ की और आई सपोर्टेड देम, लेकिन मैं नहीं समझती कि उन्होंने इस तरह डिलीवर करना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। हम लोग चाहते हैं कि मिरेकल्स हो जाएं और एकदम से चेंज हो, आम बंदे तक रिलीफ पहुंचे, लेकिन आम बंदे तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा। लोग महंगाई के तो उससे ही बाहर नहीं आ रहे हैं। तो हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। तो उन्हें अपने अंदर रिफॉर्म लाने चाहिए, अपनी बेहतरी लानी चाहिए। व्हाई नॉट, अगर नून लीग आती है, पीपल्स पार्टी आती है या तहरीक इंसाफ दोबारा आती है तो वो अपने खामियों को दूर करें और उसमें ऐसे लोग जो डिलीवर नहीं कर सकते, जो मैं समझती हूँ जिन पर कोई करप्शन के एलिगेशंस हैं, उनको साइड पे करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिनकी डिग्रियां भी फेक हैं वो दोबारा से उनको एमपी एमएनए के टिकट्स जो है जारी किए जाते हैं और वो दोबारा से जीत भी जाते हैं। हमारी अवाम भी उनको लेके आती है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हमारी अवाम भी उतनी ही कसूरवार है कि वो जो है अपने जाती मफाद में जो है वो अपने वोट कास्ट करती हैं और वो फेयर लोगों को सामने नहीं लाती। इसलिए फेयर लोग उतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते, वो आगे नहीं आ सकते, तो बेहतरी नहीं आ रही है। तो आप बेहतरी की तरफ जाएं और अगर कोई चेंज ओवर का है तो इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इसमें चेंज ओवर अगर कोई आती है, दूसरी पार्टी अगर को ऑप्शन मिलती है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई भी पार्टी। लेकिन हमें रिलीफ मिलना चाहिए। साजिशा, बेसिक बात ये है कि आम बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो ABCD कोई भी पार्टी है। तो मैं समझती हूँ कि अवाम सोच होनी चाहिए और जो भी करप्शन करेगा, जो भी गलत काम करेगा, उसको करार वाकई सजा देनी चाहिए। विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और सिर्फ हम दूसरों की तरफ उंगली न रेज करें, अपने में पहले बेहतरी लेकर आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
दुरुस्त, आपका पैगाम भी पहुंच गया और आपकी जो एनालिसिस है इस हवाले से वो भी पहुंच गया। बिलाल साहब, इसी हवाले से आप क्या कहेंगे, आइंदा आने वाला टाइम जो अगली हुकूमत किसकी नज़र आ रही है आपको? इट इज ऑलवेज प्रीमेच्योर टू से दिस बिकॉज देखें सियासत में जो है चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही होती हैं और ज़्यादा बेहतर एनालिसिस इस हवाले से अब जो है वो इलेक्शन से कुछ 6 महीने कबल ही दिया जा सकता है, जब हुकूमत के आखिरी 3 महीने रह रहे हों और जब हुकूमत जो है वो बाप का माल समझ के कौमी ख़जाने के जो है ना वो जो है वो कौमी ख़जाने के दरवाजे खोल देती है लूट का माल समझ के, तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। बहुत सारे तरीन, बहुत सारे चट्ठे, बहुत सारे चीमे, बहुत सारे जो है वो इधर से उधर बदलते हैं, हवाएं चलती हैं और सब लोग एक वॉशिंग मशीन जो रावलपिंडी में लगी हुई है, उस वॉशिंग मशीन में डाले जाते हैं, उन्हें धुला के नया लिबास पहनाया जाता है और फिर एक नई पूरी एक ऑक्यूमेंट खड़ी होती है। बात यह है कि अगर बात की जाए प्योर एंड फेयर डेमोक्रेसी की, तो अगली हुकूमत में मुझे कहना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक काफ़िल बनने जा रही है और उसके बाद हमें जिन लोगों का स्टेक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि जमात इस्लामी का स्टेक भी बढ़ेगा, पीपल्स पार्टी का जो शेयर है वो भी बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फिनोमेना तो बहरहाल मौजूद हैं। इसी तरह से नून लीग भी रिजुविनेट करने का रब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया। बिलाल साहब, जी बिलाल साहब आप बात कर रहे हैं। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नून लीग भी यकीनन रिजुविनेट, लेकिन एक बात है, ये सारी बातें तो एनालिसिस हैं और अंदाजे हैं जो कि अगले 6 इलेक्शन से 6 महीने कबल ही बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि डेमोक्रेसी के पूरे निज़ाम पे, जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो कचोके और जो हथौड़े मारे गए हैं, आने वाले अरसे में जमहूरी निज़ाम को अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है। ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। जमहूर को और जमहूरियत को अगले टेन्योर में, अगले इलेक्शंस में अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है, पूरे ज़ोर शोर से लड़नी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमहूर को और जमहूरियत को अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है, लेकिन हमारी याददाश्त इस कदर कमज़ोर है कि जिनकी डिग्रियां जैली हों तो हम उनको भूल जाते हैं, जिन्होंने करप्शन की हो, जिन्होंने अपने दौर में कौम को रुलाया हो, परेशान किया हो, उनकी उम्मीदों को पर पूरे ना उतरते हुए उनको मायूस किया हो, लेकिन कुछ ही अरसे में हम उनको भूल कर दोबारा मुंतखब कर देते हैं। इसमें आवाम का भी उतना ही कसूर है जितने अवामी नुमाइंदों का कसूर है। बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की जंग हो रही है, जिसकी वजह से तीसरा शख्स फ़ायदा उठाता है। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आज हमने बात की है नैब के कवानीन के हवाले से। एक तरफ तो नैब के कवानीन होने चाहिए, आखिर सियासतदानों की करप्शन को कैसे कानूनी धारे में लाया जाएगा और इसको कैसे सदेबाब मुमकिन है, जबकि दूसरी तरफ बात की गई कि सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। आज तक का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेंसेस ही हो सके हैं नैब के ऊपर, जबकि उस तरह से रिकवरी नहीं हो सकी। तो ये कैसे दुरुस्तगी आएगी, कैसे ये ब्रेकल होगा, इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। आज तक के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।